मैनचेस्टर सिटी इस सीजन उन कुछ टीमों में से एक है जिनके बस की अपनी लीड बचाना नहीं है और रात भी हमें कुछ वही देखने को मिला रियल मैड्रिड के खिलाफ। दो बार मैनचेस्टर सिटी ने लीड ली और दोनों बारी अपनी लीड जो है वो गवा दी। बट जब हम इसकी डीप एनालिसिस करते हैं मैच की तो कुछ अलग चीजें निकल के आती हैं। अगर आप ऊपर ऊपर से मैच देखोगे तो ऐसा ही लगेगा कि जो सारी जो मिस्टेक्स हैं वो प्लेयर्स ने की, पर हमेशा जो सच है वो कुछ और होता है। और जब इसकी डीप एनालिसिस मैंने की तो मुझसे अगर कोई पूछे तो सारा जो दोष है भाई वो प्लेयर्स का नहीं है, मैनेजर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। देखो, फुटबॉल जो है वो एक गेम है मिस्टेक्स की। जो प्लेयर जो टीम लेस मिस्टेक करेगी वही जीतेगी। बट ये कह देना कि सारी गलती सिर्फ प्लेयर्स की है, ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं होगा प्लेयर्स के लिए। और जब हम इस मैच को दूसरे नजरिए से देखते हैं, दूसरे एंगल से देखते हैं, तो पता लगता है कि मैनेजर का भी बहुत बड़ा रोल है कल की डिफीट में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लाइनअप्स के बारे में। तो जब लाइनअप्स इसके आए थे, अगर आप मेरे साथ उस टाइम लाइव पे हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो उस टाइम मैं बात कर ही रहा था इस बारे में कि लाइनअप्स जो है दोनों ही टीम के काफी जो अच्छे प्लेयर्स हैं सारे वही खिला रखे हैं। और इवन की पेप गार्डियोला ने भी और दूसरी तरफ कार्लो एंचेलोटी ने भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। वहीं मैंने एक पॉइंट ये बोला था कि जो स्क्वाड डेप्थ है मैनचेस्टर सिटी के पास वो बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू रियल मैड्रिड, क्योंकि रियल मैड्रिड के पास इतने नंबर ऑफ इंजर्ड प्लेयर्स हैं और उनका कहीं ना कहीं उनकी एब्सेंस की वजह से रियल मैड्रिड के पास जो स्क्वाड डेप्थ थी वो कम थी। तो लाइनअप में तो डेफिनेटली भाई जो सिटी है उसका अपर हैंड था। ऊपर से सिटी के होम पे भी गेम थी, तो अपर हैंड तो ऑल ओवर अगर देखें तो सिटी का ही था। बट फिर ऐसा क्या होता है कि जीतता जिताया मैच सिटी हार गई, और वो भी दो बार लीड लेने के बाद। तो जैसा कि सबको पता ही था कि जो सिटी है वो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल नहीं खेलेगी और काउंटर अटैक हमें रियल मैड्रिड की तरफ से देखने को मिलेगा। वहीं सिटी जो है पोजेशन बेस्ड खेलेगी और फर्स्ट हाफ की स्टोरी भी यही रही। फर्स्ट हाफ में सिटी जो है मोस्टली पोजेशन अपने पास रखती हुई और रियल मैड्रिड जो है काउंटर अटैक कर रही थी। वहीं पे रियल मैड्रिड के साथ दिक्कत क्या हो रही थी कि वो अपने काउंटर अटैक्स को अच्छे से बरी नहीं कर पा रहे थे। जहां पे 11th मिनट पे मेंडी और विनीशियस को 1-on-1 जो पासिंग हुई थी, वो आई थिंक अगर मेंडी चाहता तो उसे फर्स्ट टाइम फिनिश कर सकता था। मेंडी लेट हुआ, उसने विनीशियस को पास किया, विनीशियस भी लेट हुआ, उसने मेंडी को पास किया और तब तक भाई वहां पार्क द बस हो चुका था। वही विनीशियस का एक वुडवर्क को भी हिट किया था भाई, इंडिविजुअल ब्रिलियंस काफी अच्छा। लेफ्ट फ्लैंक से उसने बंदे ने वहां से शूटिंग ली थी और थोड़ा थोड़ा सा ही रह गया और पोल को लग के बॉल बाहर। उसके बाद लास्ट में रॉड्रिगो ने एक पास निकाला था पूरी टीम को कट करके, वो जो पास है डायरेक्ट एम्बापे के पास गया। ओपन चांस था एम्बापे के लिए, एटलीस्ट शॉट ऑन टारगेट तो एम्बापे ले ही सकता था। तो रियल मैड्रिड ने जो है फर्स्ट हाफ में अपने जितने भी चांसेस हैं उनको कन्वर्ट नहीं किया। वहीं पे हमने ये देखा कि जो सिटी है भाई वो अपने चांसेस को बरी करने में सक्सेसफुल रही। वहीं सिटी फर्स्ट हाफ में अब पोजीशन बेस्ड गेम खेलते हुए काउंटर अटैक भी बना रही थी और जो पहला ही बिग चांस सिटी को मिला उन्होंने वही बिग चांस जो है बरी कर दिया। जैक ग्रिलिश की एक बहुत ही प्यारी लॉब बॉल थी, राउल असेंसियो जो है थोड़ा सा उसे मिस कर गए हेडर में वहां पे, और बॉल जो है ग्वार्डियोल के पास ड्रॉप हुई। ग्वार्डियोल के बराबर में हालैंड थे, 1-2 करके हालैंड ने फर्स्ट टाइम बहुत ही इजीली जो बॉल को है फिनिश किया। वहीं पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऑफसाइड है, भाई ऑफसाइड नहीं है वो। जब सारे अपोनेंट के डिफेंडर पीछे रह जाते हैं तो फिर बॉल जहां पे लास्ट पॉइंट है बॉल का वहां से मेजर होती है ऑफसाइड। वहीं पे अगर मैनचेस्टर सिटी के डिफेंस की बात करूं तो भाई क्या सॉलिड डिफेंस था फर्स्ट हाफ में। नेथन आके, मैनुएल अकांजी, हाँ रियल मैड्रिड को बहुत सारे चांसेस मिले जो उन्होंने बरी नहीं किए, लेकिन जो वो चांसेस थे जो वो बरी करने वाले थे वहां पे भी भाई सिटी के डिफेंडर पार्क दा बस कर रहे थे और मैन टू मैन मार्किंग सिटी के जो प्लेयर्स ने वो बहुत अच्छे से कर रखी थी। तो फिर मिस्टेक हुई कहां सिटी का? तो भाई डिफेंस भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, फर्स्ट हाफ में गोल भी मार रही थी सिटी। तो दिक्कत होती है भाई 45th मिनट पे, जब जो है मैनुएल अकांजी जो बहुत ही सॉलिड खेल रहा था भाई उसको इंजरी होती 45th मिनट पे। और भाई मेरा पेप गार्डियोला से यही सवाल है कि रिको लुइस को क्यों लेके आया भाई तू? मतलब ऑलरेडी आपके पास कुशानोव है, निको गोंजालेस भी इवन की डिफेंसिव मिडफील्डर है बट डिफेंस कर लेता है, और आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन था वो था मैथाइस नूनेस। आप आए दिन तो मैथाइस नूनेस को खिलाते रहते हो, तो उस टाइम उसको भाई चांस देना चाहिए था। और बंदा एक्सपीरियंस्ड है, कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म करता, क्योंकि रिको लुइस जो है ना भाई उसको कुत्ता बना दिया था विनीशियस जूनियर ने। मतलब पेस पेस से ही काट रहा था भाई, कोई स्किल भी यूज नहीं कर रहा था, और रिको लुइस जो है पूरी गेम में सोता नजर आया। तो भाई सबसे बड़ी मिस्टेक और जो यही मैच हारी है मैनचेस्टर सिटी वो है कि भाई रिको लुइस का जो सब्स्टिट्यूशन किया उसी की वजह से मैनचेस्टर सिटी का जो डिफेंस है वो पूरा जो है गड़बड़ हो गया। तो रिको लुइस वाली मिस्टेक करने के बाद भाई पेप गार्डियोला यहीं पे नहीं रुकते। पेप गार्डियोला कहता है कि ऐसे कैसे, अभी तो भाई मैं और ऐसे करूंगा अपनी टीम की। और पेप गार्डियोला जो है वहां पे कोवाचिच को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अंदर ले आते हैं। किसकी जगह पे भाई? नेथन आके यार, मतलब फुटबॉल में कहना है, एक बात होती है फुटबॉल में कि अपनी डिफेंसिव लाइन जो है ना जब तक आपको जरूरत हो तब तक उसे ना बदलो। मैनुएल अकांजी का मुझे समझ आता है, उसको बंदे को इंजरी हो गई थी, लेकिन नेथन आके यार ऑलरेडी बहुत अच्छा खेल रहा था, वो शॉट्स ब्लॉक कर रहा था वहां पे अपने फ्लैंक से, उसने काफी ज्यादा मतलब शॉट्स ब्लॉक किए हैं और बंदे का जो है गेम में इंपैक्ट दिख रहा था। वहीं पे आप उसकी जगह उसको सब्स्टिट्यूट करके एक बुढ़े कोवाचिच को ला रहे हो। वो आपको क्या लग रहा है वहां पे वो जो काम जो नेथन आके कर रहा है क्या वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा भाई, कभी नहीं कर पाएगा।
और यही जो है आग में घी डालने का इसने काम किया। रही सही जो कसर थी वो रिको लुइस पूरा कर रहा था। जैसे ही भाई ये दोनों सब्स्टिट्यूशन अंदर आए, मैनचेस्टर सिटी का जो है टोटल जो गेम है उसमें केओस मच गया। डिफेंस कैसी तैसी होगी और रियल मैड्रिड ने इनका कुत्ता बनाना शुरू कर दिया। इसी चीज का मौका उठाते हुए एम्बापे ने भाई मौका मिलते ही इन पे गोल भर दिया एक, और 1-1 अब जो है स्कोर ड्रॉ हो चुका था। लेकिन उसके बाद भी सिटी जो है कहीं ना कहीं से कमबैक करती है और एक गोल जो है फिल फोर्डन कहीं ना कहीं से निकाल लेता बंदा। उस पर फाउल हुआ इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स, और सही बताऊं तो सबायस को कोई जरूरत नहीं थी वो फॉलो थ्रू करने की, पर चलो उसने कर दिया क्योंकि उसने एक असिस्ट भी दिया था, तो चलो इतना कुछ जो है इशू नहीं है। बट हाँ, पेनल्टी वो नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि पेनल्टी वो थी, वो पेनल्टी एनी डे वो भाई गिवन होनी चाहिए थी, लेकिन सबायस को फॉलो थ्रू करने की कोई जरूरत नहीं थी। वहीं पे 2-1 की लीड फिर से सिटी ले लेती है, और भाई अगेन जो दिक्कत है वो फिर से डिफेंस में दिखनी शुरू हो जाती है, और मिस्टेक पे मिस्टेक, मिस्टेक पे मिस्टेक। इसी बीच सिटी का डिफेंस जो है वो कहीं ना कहीं सोता हुआ नजर आया, और भाई एम्बापे और विनीशियस को तो इतना सा हिंट चाहिए भाई गोल मारने के लिए। और एडरसन भाई साहब, एडरसन की मैं क्या बात करूं भाई, एडरसन तो ठाकुर बन गया था। हाथ उसने ना मतलब ऐसे यहाँ पीछे बांध लिए थे, हाथ का यूज ही नहीं किया भाई बंदे ने। मतलब आप यार, आप कीपर हो, आपको हाथ ही तो यूज करना है, और आप ठाकुर बन के खड़े हो गए वहां पे। तो विनीशियस जूनियर ने जो भाई शॉट मारा था, वो जो उसका रिबाउंड दे दिया एडरसन ने, हालांकि रिबाउंड नहीं था। इफ यू आर कीपर, आप इतने बड़े लेवल पे खेल रहे हो तो आप उसको पंच आउट करना था आपको। पर चलो जो भी मिस्टेक हुई, एडरसन ने रिबाउंड दिया तो सुपर सब हमारे ब्राहिम डियाज वहां पे थे, और ब्राहिम डियाज ने बहुत ही इजीली जो है उसको बॉल को गोल में कन्वर्ट किया। यहां तक भी सब ठीक था भाई, यहां तक भी 2-2 का ही स्कोर था अभी, और कुल 5 मिनट बचे थे। सिटी को 5 मिनट अपना डिफेंस जो है सही से संभाल के रखना था। बट एडरसन, कोवाचिच और रिको लुइस के दिमाग में तो कुछ हो रही था भाई। गेम जो है 5 मिनट की रह गई थी, ड्रॉ की तरफ जा रही थी, और मुझे भी यही लग रहा था कि भाई गेम ड्रॉ ही होगा। बट नहीं, एडरसन, कोवाचिच और रिको लुइस तीनों कहते हैं ऐसा कैसे हो जाएगा, हमारे रहते हुए हमारी टीम कैसे ड्रॉ कर जाएगी या जीत जाएगी। भाई तीनों ने इतना तगड़ा कॉम्बिनेशन बताया, मैं सच्ची बता रहा हूं, मुझे हंसी आ रही थी उस टाइम उस चीज को देख के। कोवाचिच जो है वो बैक पास खेलता है रिको लुइस के लिए, और कोवाचिच का पहली बात तो पास भी कोई बहुत ही प्रोफेशनल पास नहीं था, बहुत ही सड़ा हुआ पास था वो। उसके बाद जो रिको लुइस है, रही सही कसर वो पूरी करता भाई, जो थोड़ी बहुत कसर बच रही होती है, क्योंकि विनीशियस जूनियर इतनी पीछे से आके भाई एक टॉप एक्सेलरेशन लेके और बॉल को उसके सामने से निकाल गया, और रिको लुइस जो है सो रहा है, इवन कि वो उसको ट्रैक बैक भी नहीं कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। और जो भाई जो एक पॉइंट की जो थोड़ी बहुत जो कसर लास्ट की जो बची होगी वो कर दिया एडरसन ने पूरी। एडरसन भाई साहब को पता नहीं क्या लगा कि अगर मैं अपने गोल से, अपने पेनल्टी एरिया से बाहर आ जाऊंगा तो शायद मैं बॉल को पकड़ लूंगा। भाई बॉल बहुत दूर थी, पता नहीं मतलब क्यों कीपर्स जो है इतनी ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं उन्हीं में इतनी बड़ी मिस्टेक करते हैं। विनीशियस जूनियर ने इजीली चिप की कीपर के ऊपर से बॉल, हालांकि बॉल गोल में नहीं जा रही थी, बट बेलिंगम, जूड बेलिंगम वहां पे था भाई, राइट प्लेस पे राइट टाइम पे, और बेलिंगम ने बहुत ही इजीली टैप इन करते हुए गोल मार दिया। तो ये थी यार कहानी कुछ पूरे मैच की, और मेरा एनालिसिस तो यही कहता है कि जो गेम में जो मेन जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई वो तभी हुई जब पेप गार्डियोला ने अपने सब्स्टिट्यूशन किए। और ये कहानी जो है ये पेप गार्डियोला के साथ और सिटी के साथ सिर्फ इस मैच में नहीं है, ये नहीं पूरे सीजन की यही कहानी है। इनका कहीं ना कहीं इनकी हंगर जो है वो खत्म हो गई है, और जो प्लेयर जो है या तो वो सीरियस नहीं है, या जो कोच है वो सीरियस नहीं है, मैनेजर है वो सीरियस नहीं है, कुछ तो इन्हें चेंज चाहिए। मैनचेस्टर सिटी के साथ जो हम दिक्कत देख रहे थे इस सीजन वो ये था कि इनके पास प्लेयर्स की कमी थी। अब तो भाई प्लेयर्स भी आ गए हैं। अब पेप गार्डियोला क्या कर रहा है, जो प्लेयर्स आए हैं उनको खिला भी नहीं रहा भाई, और जो बाकी जो मेन प्लेयर हैं वो इनके इंजर्ड पड़े हैं। तो मुझे नहीं पता भाई इस क्लब का क्या होने वाला, कौन इनको बचाएगा। वहीं पे एक बार सिटी के जितने प्लेयर्स हैं इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेता हूँ। हालैंड ने भाई अपनी जो जॉब है वो बिल्कुल सही से फुलफिल की, और हालैंड ने 2 गोल स्कोर किए हैं। भाई गोल मारने का ही काम होता है स्ट्राइकर का, और अगर स्ट्राइकर गोल ही ना मारे तो फिर क्या कैसे गेम चलेगा। लेकिन हालैंड ने दोनों गोल बरी कर दिए और अपनी जो जॉब है वो फुलफिल की। वहीं पे जॉन स्टोन्स की बात करूं तो यार बहुत ही सॉलिड इंप्रेसिव गेम था जॉन स्टोन्स का। अपने डिफेंसिव मिडफील्डर की ड्यूटी तो वो निभा ही रहा था, बाकी डिफेंस में ड्रॉप डाउन होकर भी भाई पूरी हेल्प कर रहा था डिफेंसिव बैकलाइन की। केविन डे ब्रुयना, मेरा भाई केविन डे ब्रुयना भाई पूरे गेम में गायब था, पता नहीं कहां था। इसका केविन का भी मैजिक नहीं चल रहा जब से इंजरी के बाद आया है। और लास्ट में मैं बात करूं डिफेंसिव लाइन के 3 बंदे, मैनुएल अकांजी, नेथन आके और वास्को गार्डियोल, भाई तीनों ने ही सॉलिड परफॉर्मेंस दी है। रिको लुइस और कोवाचिच के बारे में तो हम जानते ही हैं, अभी तक उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। खैर इनके लिए मेरे मुंह से ना ही बातें सुनो तो अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल सिटी की जो परफॉर्मेंस थी वो ठीक थी, बट जो मिस्टेक्स हुई हैं वो आपको पता ही दिया मैंने कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं। रियल मैड्रिड की अगर मैं बात करूं तो भाई जो तीनों जो आगे के स्ट्राइकर थे, रॉड्रिगो, एम्बापे और विनीशियस जूनियर, तीनों ही ब्रिलियंट खेले। रॉड्रिगो यार, कम से कम रॉड्रिगो ना ऐसा बंदा है कि जब कोई चांसेस नहीं बना रहा था तब मैंने देखा रॉड्रिगो आउट ऑफ नोवेयर बहुत ही सॉलिड पास खिला रहा था। वो अलग बात है कि फर्स्ट हाफ में वो जो विनीशियस जूनियर और एम्बापे उन चांसेस को बरी करने में जो है अनसक्सेसफुल रहे, बट रॉड्रिगो की भी ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। सुपर सब ब्राहिम डियाज भाई आते ही गोल मार दिया तगड़ा। फिर अगर मैं इनके मिडफील्ड की बात करूं
तो यार मिडफील्ड में एक बंदा है कामाविंगा, उसका मुझे पता नहीं क्या रोल है, बस वो मुझे भागता हुआ दिखाई देता है, पर इतना कुछ इंपैक्ट वो क्रिएट नहीं करता। वहीं पे सेबायोस की बात करूं तो सेबायोस अच्छा खेला भाई, एक असिस्ट भी दिया, एक पेनल्टी भी दी, ऑन एन एवरेज मतलब एवरेज मीडियम सी गेम थी। डिफेंस लाइन की बात करूं अगर मैं रियल मैड्रिड की, तो भाई राउल असेंसियो और फैदी वालवर्दे के अलावा मुझे डिफेंस में इतना कुछ दिखा नहीं। लेकिन मुझे रियल मैड्रिड की एक बात अच्छी लगी कि कार्लो एंचेलोटी ने अपनी डिफेंस लाइन को जो है चेंज नहीं किया, और मेंडी और चाओमेनी पे पूरा पूरा भरोसा दिखाते हुए उसने भाई गेम कंटिन्यू किया इन्हीं प्लेयर्स के साथ। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि उनके पास प्लेयर्स भी नहीं थे सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो चाओमेनी और मेंडी मुझे कहीं ना कहीं गायब नजर आए, और ऑन एन एवरेज ठीक नॉर्मल सा ही गेम था उनका। वही राउल एसेंसियो भाई आई थिंक इन फ्यूचर रियल मैड्रिड के लिए बहुत ही तगड़ा प्लेयर साबित हो सकता है, और इसमें भाई मुझे सारे वो ट्रेड्स दिखते हैं जो रैमोस में दिखते थे। राउल एसेंसियो और हालैंड का बीच में थोड़ी सी लड़ाई भी हुई थी, राउल एसेंसियो से कोहनी मार मार के मतलब बहुत बहुत देर तक उसने हालैंड को कोहनी मारी, बट हालैंड भी हालैंड ही है भाई, वो भी जानवर है, वो भी 2 गोल मारी गया आउट ऑफ नोवेयर। ओवरऑल जो प्लेयर्स की गेम थी वो दोनों तरफ से ही मुझे अच्छी गेम लगी। फॉर मैन ऑफ द मैच जो मेरे लिए भाई वो अर्लिंग हालैंड ही रहेगा, बंदे ने 2 गोल बरी किए, एक पेनल्टी से। पेनल्टी को लोग सोचते हैं कि बहुत ईजी होती है मारनी, बट पेनल्टी इतनी ईजी नहीं लगती भाई, 50% चांस अंदर जाने का होता है, 50% बाहर भी। और वर्स्ट प्लेयर ऑफ द मैच मैं कहूंगा तो भाई 2 नाम है, आपको पता ही है कौन है, रिको लुइस और कोवाचिच। अगेन पेप गार्डियोला पे जो है वो क्वेश्चंस खड़े होते हैं कि भाई अपने डाउनफॉल के आप खुद ही जिम्मेदार हो, क्योंकि वो आप ही थे जिसने वहां पे सब्स्टिट्यूशन किए थे। सेकंड लेग की मैं बात करूं तो रियल मैड्रिड पे भाई पूरा पूरा एडवांटेज रहेगा, सैंटियागो में मैच होगा, और रियल मैड्रिड के होम में आई थिंक बारसा के अलावा और कोई टीम बनी नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में जो उन्हें टच भी कर दे। इवन की मैनचेस्टर सिटी बहुत ही ब्रिलियंट खेलती है और एक ड्रॉ निकाल भी लेती है, हालांकि मुझे उम्मीद तो है नहीं, बट अगर एक ड्रॉ निकाल भी लेती तो भी फर्दर राउंड के जो नेक्स्ट राउंड के लिए है वो रियल मैड्रिड ही क्वालिफाई कर जाएगी। तो यार यही था कुछ मैच एनालिसिस, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि सेकंड लेग में हमें मैनचेस्टर सिटी की तरफ से कोई अपसेट देखने को मिल सकती है। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि जितने भी लोग जो वीडियो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई सब्सक्राइब कर दो।